सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम बिगिन करेंगे यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को और इसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। और हमने इससे पहले 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। आई होप आपको उससे कुछ हेल्प मिल रही होगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यूपीएससी के एल्गोरिदम को समझने में मदद मिल रही होगी। और जैसे ही हम यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स को क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेंगे बोथ विद आवर पीवाईक्यू लर्निंग्स एंड एल्गोरिदम जो हमने समझे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एक पीपीटी बना के कि किस तरीके से 2019 के क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स एज इट इज़ उठ के आए हैं 2020 में, या फिर वो जो हमने एल्गोरिदम 2019 में सीखा वो किस तरीके से एक्सप्लिसिटली एक एक क्वेश्चन में लग रहा होगा, जिस जिस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लग रहा होगा वो भी देखेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर के बाद। तो आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपने यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब जनरली कैन नॉट बी लैंग्वेज गलत होती है, बट ठीक है आगे देखते हैं। अभी हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, काट नहीं सकते। मोर देन 3 मंथ्स, देखिए डेटा मिल गया और डेटा हमें पता है प्रीलिम्स के पेपर में जनरली गलत होता है। नेक्स्ट, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ भी लैंग्वेज सेम है, सिमिलर साउंडिंग, कैन नॉट, तो मुझे हिंट मिल रहा है दोनों सेम है। इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ठीक है, अब इतना तो हमें पीवाईक्यू से पता चल गया है। देखो एक तो सिमिलर साउंडिंग बनाया, दूसरा यहाँ पे बात हो रही है आधार के डेटा की, यहाँ भी बात हो रही है आधार के डेटा की, और कैनॉट वाला भी। इसका मतलब दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट यूपीएससी बना रहा है। आधार के डेटा से रिलेटेड यहाँ भी आधार और कैनॉट बोल दिया है। इसका मतलब अब या तो 1 और 2 में से कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ये लर्निंग हमने कंटिन्यूसली डिराइव की है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लैंग्वेज देखिए, आधार इज मैंडेटरी, आगे मुझे पढ़ना नहीं है। आधार इज मैंडेटरी, समझ में आ रही बात? यानी या तो 3 सही होगा या तो 4 सही होंगे, दोनों 3 और 4 एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों 3 और 4 एक साथ गलत नहीं हो सकते। दो चीज़ें समझ गए, 1 और 2 एक साथ सही नहीं होगा, गलत नहीं होगा, 3 और 4 एक साथ सही नहीं होगा, गलत होगा। यानी हो ना हो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 ऑप्शन गलत होंगे। अब आंसर पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो 3 ओनली हो नहीं सकता, ठीक, ये हो नहीं सकता। ये हमें पता चल गया कि आंसर या तो 1 एंड 4 होगा या तो 2 एंड 4 होगा। अब इससे ये पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन तो सही है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या रहा होगा, गलत। तो वो भी कन्फ्यूजन दूर हो गई क्योंकि दोनों में ही 4 आ गया। अब 1 और 2 में डिडक्शन करना है कि क्या सही रहा होगा। ठीक, अब 1 और 2 में डिडक्शन करना है। 1 और 2 में हमने क्या देखा कि पहले स्टेटमेंट में वैसे तो सिमिलर साउंडिंग सब कुछ है, यहाँ क्या है डेटा, और डेटा हमेशा क्या होता है यूपीएससी की तरफ से रॉन्ग। तो हमें कुछ भी नहीं पता है तो भी हम इसका ऑप्शन क्या मार देंगे, 2। तो फिर एग्जाम कंडीशन में हमें क्या टिक कर देना चाहिए, 2 एंड 4। एग्जाम कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 एंड 4, और 2 एंड 4 इज राइट आंसर। देख रहे हो, ये होता है जब आप पीवाईक्यू का एल्गोरिदम समझ जाते हो। अब आपको क्या लगता है एग्जाम कंडीशन में आप जाके बैठोगे, आपको आधार के बारे में सब पता होगा, आपको बस इतना पता है वो 12 नंबर का डेटा होता है, प्राइवेसी और ये सब मैटर से रिलेटेड पता है। इतना सब पता होगा क्या, नहीं पता होगा तो क्या क्वेश्चन छोड़ दोगे? तो ये एल्गोरिदम समझना इसलिए जरूरी है ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इजी होते हैं, आपको वहीं बनाने हैं और बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर। अब ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है भाई, आना ही चाहिए। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स, क्या ऑल इंडिया सर्विस? नहीं, इस पे तो राज्यसभा का प्रेरोगेटिव है। इसका तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 312 होता है, हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होता है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल दोनों तरफ से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तो सही है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, ये तो लोकसभा से रिलेटेड है, खाली लोकसभा का। मेकिंग कट मोशन, नहीं, सिर्फ लोकसभा। ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ आंसर पे ध्यान देना, बाकी जो मैटर आए वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगली बार वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एकदम से एमपी लेट्स का क्वेश्चन आया। आपको क्या लगता है एग्जाम में सबको सब कुछ पता होगा? बस मुझे इतना पता था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, और वो पूछा भी नहीं। लेकिन क्या 4 स्टेटमेंट एग्जाम में पता होंगे? नहीं पता होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर भी सॉल्व तो करना ही है ना, कि छोड़ दोगे हर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एमपी लेट्स फंड मस्ट बी यूज्ड, पहले पढ़ लो किस लिए, विद रेफरेंस टू फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब देखो इसकी थीम समझ में आ गई, ये फंड किस लिए होता है, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा होगा किसी स्टेटमेंट में तो सही है, नहीं हो रहा होता गलत है। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
किस लिए यूज हो रहा है? एमपीलैड्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, तो एसेट्स हैं, करना क्या है? डेवलपमेंट। तो ये तो सही जा रहा है इसके साथ। लोकल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब ड्यूरेबल एसेट्स बनेंगे, लाइक, तो ये तो सही लग रहा है भाई। बात समझ में आई? डेवलपमेंट कैसे होगा? ड्यूरेबल एसेट से। नेक्स्ट पढ़ो। ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी। अब देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे एक बात समझ लो जो 2019 में नहीं डिस्कस हुई। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है? तो जब भी वो कोई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, चाहे एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ट्रांसजेंडर हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो कभी भी इनके लिए स्टेटमेंट गलत नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हो? यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो इनके अपलिफ्टमेंट को ही वो बढ़ावा देना चाहता है, अपने क्वेश्चन पेपर से ये प्रेजेंट करना चाहता है। तो वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनाएगा कि जो चीज़ इनके विरुद्ध जा रही हो। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट डालेगा कि जो एससी, एसटी, विमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन लोगों के फेवर में जा रही, ट्रांसजेंडर के, तो वो सही बनाएगा, उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा, ठीक है? ये एक नई लर्निंग है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में समझा था, ठीक है? तो उस हिसाब से सेकंड भी सही होना चाहिए। तो अब तक हमने 2 स्टेटमेंट सही मान लिए। थर्ड पे आइए। एमपीलैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस, तो ये तो होता ही होगा। एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन, एक तो कैन नॉट लैंग्वेज जब भी आ जाती तो तुम्हें मतलब 200% श्योर हो जाना है कि कुछ तो लफड़ा है। एक बात, फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। दूसरी बात, अभी लास्ट पेपर में 2019 में कितनी बार मैंने एक चीज दिखाई है, यूपीएससी को जब भी किसी स्टेटमेंट को सही बनाना होता है तो एक आध लाइन तो वो सही लिख देगा ऐसे ही। उसके बाद जब उसको गलत बनाना होगा तो क्या करेगा? एक कनेक्टर वर्ड, कौन से कनेक्टर वर्ड बोले थे मैंने? एक बोला था एंड, कुछ याद आ रहा है? दूसरा क्या बोला था? बट। और वो इतना बना के फिर आगे से उस स्टेटमेंट को गलत बना देगा। आपको कुछ ट्रेंड दिख रहा है? रिपीट, एमपीलैड फंड सैंक्शन हुए ईयरली बेसिस पे, फिर ये क्या है? यूपीएससी का झोल। ये क्या है? झोल। क्या है? कनेक्टर वर्ड। और उसके बाद अनयूज्ड फंड कैनॉट, कैनॉट बहुत बड़ा क्या है? रेड फ्लैग। समझ गए किस हिसाब से पीवाईक्यू एनालिसिस होती, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इस थीम को जब अगली बार भी किसी पेपर में देखोगे तो काट देना, इसका मतलब पता चल गया 3 गलत है। अब नहीं पता स्टैटिक नॉलेज से, लेकिन पीवाईक्यू की एल्गोरिदम तो समझ ली, इसलिए लर्न दिस एल्गोरिदम, ठीक? तो हमें पता चल गया थर्ड गलत है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10%, ठीक? अब एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स इम्प्लीमेंटेशन, एटलीस्ट का मतलब समझे? नहीं याद आ रहा है? 2024 प्रीलिम्स को याद करो, मेरी वीडियो जाके देखो। 2024 प्रीलिम्स में मैंने क्या समझाया था? जब बोला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 50% होने चाहिए, क्या बोला था मैंने? ये डेटा नहीं है, एटलीस्ट मतलब 50 से 100। यहाँ तो एटलीस्ट 10 का मतलब 10 से 100। कितनी बड़ी विंडो ले ली? ये कोई स्पेसिफिक डेटा है? 10 से 100 मतलब 90% की विंडो यूपीएससी ने अपने पास रखी। ऑब्वियसली ये सही होना है। सेम चीज 2024 में रिपीट हुई। अब यही स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये एमपीलैट से, लेकिन जो लैंग्वेज है यूपीएससी की वो तो सेम है। आप समझ रहे हो? ये चीज हमें सीखना होता है पीवाईक्यू से। जो टॉपर्स बोल देते हैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू, दिस इज द लर्निंग, दिस इज द लर्निंग, ये आपको ड्राइव करना है। और आपको दिख रहा है 2024 में यहीं से उठ के आया था वो, इसीलिए मुझे पता था, वो वीडियो में मैंने बताया था कि ये एटलीस्ट वाला सही होगा। और जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा आपको दिख जाएगा, दिख रहा है? यहीं से उठ के आया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब ये समझ में आ गया विदाउट लुकिंग ऑप्शन कि फोर्थ तो सही ही होना है, सेकंड भी सही होना है क्योंकि ये एक तरीके का एल्गोरिदम है, वीकर सेक्शन, और ये भी सही होना है क्योंकि ये तो यहीं से उठ के आया है, ठीक है? स्टेटमेंट सही क्वेश्चन से। तो थर्ड ही गलत होना है क्योंकि ये भी एल्गोरिदम, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1 2 4। चलिए देखते हैं। देखिए मिल गया ऑप्शन, क्या आएगा? 1 2 4, ठीक? आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस पीवाईक्यू के एनालिसिस को जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना पढ़ लो, बार बार रिपीट मोड में इन्हीं क्वेश्चंस को देखो, इन्हीं क्वेश्चन देखो, हो जाएगा भाई, बहुत आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी कहाँ आता है? मेरे ख्याल से आर्टिकल 17 में आता है। तो हमें इतना तो पता है कि आर्टिकल 14 से 18 वालों को क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी। तो इसका मतलब ये किसके अंडर में आएगा? राइट टू, कहाँ कहाँ दिया है? हो गया, ठीक? 19 to 22 कहाँ आता है? फ्रीडम। तो यहाँ पे तो फ्रीडम नहीं लगेगा, ठीक? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज तो 32। एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है? 23 और 24, जहाँ चाइल्ड लेबर और वो सब लेबर की बात आती है। तो ये राइट टू इक्वालिटी, इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का स्टैटिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ये तो पता है भाई, 50-50, 50-50 कहाँ होता है? आर्टिकल 50। ये कहाँ पे? डीपीएसपी। तो बस आंसर हो गया। ये तो डीपीएसपी से उठाया ना, इसको मैं 50-50 की तरह याद करता हूँ।
50-50 हो गया ना, आधा जुडिशरी के पास पावर आधा एग्जीक्यूटिव, तो ये 50-50 कहाँ है, आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 कहाँ है, डीपीएसपी में, हो गया। नहीं भी पता तो इस तरह याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये एक रिपीटेड थीम है और ये आपको आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये 2020 में आया और 2022 में सेम सेम चीज आई, और आप देखोगे बार 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 वो पूछता है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ऐसे 4 स्टेटमेंट होते हैं किसके, एफआरबीएम के। भाई इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज वाले, जब मैं उन दिनों विजन की करता तो मैं देखता था घुस घुस के इतना माइन्यूटली अंदर अंदर डिटेल में जाके पूछते हैं। यूपीएससी नहीं पूछता, यूपीएससी को कुछ नहीं पड़ी है। यूपीएससी एक ब्रॉड थीम पे फोकस करता है, कभी घुस घुस के अंदर पूछेगा भी तो वो पीवाईक्यू के एल्गोरिदम से सॉल्व होगी, उसमें इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। सीधे चार चार रिपोर्ट इशू करता है एफआरबीएम एक्ट, उनमें से एक ये है, बस वो टिक मारो आगे बढ़ जाओ। 2022 में मैं फिर दिखाऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, इसी टाइप का, यही सेम चीज, ठीक। तो कुछ ज्यादा नहीं करना होता, यही होता है एनालिसिस, दोबारा रिपीट होगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो देखिए इसका फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं फिर से बता दूं 2025 के प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन 100% दिखने वाला है। एक पेपर पहले ही से एक क्वेश्चन आउट कर देता हूँ, यही लिमिटेड गवर्नमेंट करके क्वेश्चन आएगा 2025 के प्रीलिम्स में, यही सेम क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, रिफ्लेक्ट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब एक बात समझिए, यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे रियली एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ें, उसमें तो 50-60 प्रोविजंस होंगे राइट्स के, क्या वो 50-60 राइट्स पढ़ के जाना, नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज छोड़ो, बस रिफ्लेक्ट करता है। कह रहा फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता होगा, रिफ्लेक्ट। अब एक बात सोचो, प्रियम्बल में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कोई एक ही अच्छी बात याद कर लो, जस्टिस लिखा है प्रियम्बल में, जस्टिस की बात है कि नहीं है, ठीक। तो क्या लगता है भाई, यूडीएचआर में जस्टिस क्या, भले ही जस्टिस मान लो वर्ड ना लिखा हो, रिफ्लेक्ट तो कर रहा होगा, जस्टिस होना चाहिए। अरे क्लाइमेट रेफ्यूजीज के लिए, वनरेबल सेक्शन, रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा होगा, वर्ड भी नहीं कह रहा है एज इट इज आना चाहिए, रिफ्लेक्ट कर जाए बस। अरे ऑब्वियसली हर चीज अच्छी अच्छी रिफ्लेक्ट ही करने वाली किसी फॉर्म में तो करेगी। यहाँ पे भी भाई फंडामेंटल ड्यूटी में एनवायरनमेंट की बात लिखी है, डीपीएसपी में भी एनवायरनमेंट की बात लिखी है ना, प्रोटेक्शन, तो रिफ्लेक्ट तो कर ही रहा होगा यूडीएचआर में, मतलब कॉमन सेंस की बात है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाएगा, हमेशा ऑल ही होने वाला है। यहाँ पे 5 और प्रोविजन भी लिखे होते हैं ना, तो वो भी सही ही होने वाले थे, रिफ्लेक्ट ही तो करना है, तो रिफ्लेक्ट तो कर ही जाएगी ना हर चीज, ठीक है, होनी चाहिए, बिल्कुल वहीं से उठ के आई हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कि हमारे संविधान में जो अच्छे अच्छे प्रोविजन है, यूडीएचआर में क्या उनकी कुछ झलक दिख रही है, बस झलक दिख जाए तो झलक तो दिखेगी ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस दी जा रही, भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो नेक काम है। फ्री लीगल सर्विस किसको मिलना चाहिए, किस तरीके के सिटीजन को मिलना चाहिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये तो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो एक बात तो पता चल गया, ये 1 2 3 तीनों सही नहीं होंगे, हो सकता है इनमें से कोई एक सही हो, दो सही हो। चौथा स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल सीनियर सिटीजन। आपको क्या लगता है ये जो फ्री लीगल सर्विस है भारत में ऑल सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए? मान लो अंबानी के पिताजी जो अब नहीं रहे उनको मिलनी चाहिए, अडानी के पिताजी को मिलनी चाहिए, या टाटा जो अब नहीं रहे सीनियर सिटीजन थे उनको मिलनी चाहिए, मतलब जिनके पास अरबों, ऑल लिखा है ना भाई, ऑल, तो जो अरबों खरबों की संपत्ति रखे हैं, क्या उनको फ्री लीगल सर्विस मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि फ्री लीगल सर्विस क्या ऑल सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए? नहीं, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, कि जिनकी इनकम इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? काट दो, काट दिया। अब इसको काटते ही 1 and 2, 2 and 3, तो दो तो कॉमन हो गया, सही हो गया ये अपने आप। अब देखो वही बात जो मैं कह रहा था कि जो वीकर सेक्शन से रिलेटेड बात होगी वो हमेशा सही होगी। वीकर सेक्शन कौन? SC ST, विमेन, फिजिकली हैंडीकैप या ट्रांसजेंडर। देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट यूपीएससी ने सही बनाया। देखो एल्गोरिदम काम कर रहा है, एल्गोरिदम पकड़ लिया, वीकर सेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही, देखो ओबीसी को वो वीकर सेक्शन नहीं मानता है, ये बात समझ लेना। SC ST, विमेन, फिजिकली हैंडीकैप, ट्रांसजेंडर या नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल, ट्राइबल वो उसी में आ गया ना, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल, ठीक। अब देखो
यहाँ बात हो रही पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, जो ओबीसी के मेंबर है एनुअल इनकम 3 लाख। क्या लगता है, आप खुद बताओ, फ्री लीगल सर्विस किसको मिलनी चाहिए? जिसकी इनकम 1 लाख से कम है कि 3 लाख से कम है? ऑब्वियसली 1 लाख से कम वाले को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? 1 और 2। बात समझ में आई? अब तो सिंपल हो गया ना कि 1 लाख से कम वाले को मिलेगी 3 लाख, तो 1 लाख वाले को दे दो, काम खत्म। लेकिन ये क्या है? वनरेबल सेक्शन, और ये तो हो ही नहीं सकता लॉजिक से। ठीक, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये बात मैंने 2024 के प्रीलिम्स में बताई थी, 23 में भी लगेगी, हर जगह लगेगी। जब भी आपको 4 मैचिंग वाले दिखें, जरूरी नहीं हर बार सही हो, लेकिन ये एल्गोरिदम है, आता है तो बात ही अलग है। नहीं आता है उस केस की बात कर रहे हैं, तो 4 में हमेशा 2 सही होते हैं, ये मान के चलना है और उसी प्रिंसिपल पे स्टिक करना है। मोर ऑफन देन नॉट सही करना है, हमें हर क्वेश्चन सही नहीं करना है। हमें देखना हमारे एल्गोरिदम मोर ऑफन देन नॉट लगे, मतलब 10 में से 7 या 8 बार तो सही हो। तो हम मान लेते हैं 4 में 2 बार सही होता है, यही हमने 2024 में किया। ठीक, तो अगर 4 में 2 बार सही है तो यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ 1 और 3, तो इससे ये तो पता चल गया कि 1 तो सही होने वाला है, भले ही ये हमें पता हो चाहे ना पता हो। ठीक, और एल्मा एटा इतना फेमस है मेंस के लिए कि हमें पता है हेल्थ केयर होता है, लेकिन चलो मान लेते हैं नहीं भी पता तो 1 तो हो गया। अब 2 और 3 में बात है, चौथा तो वैसे ही हट गया। ठीक, अब हेग कन्वेंशन तलोना। अब बात ये है कि तलोना डायलॉग वैसे तो बाद में मुझे पता चल गया था, मेंस में नहीं पता था शुरू में जब प्रीलिम्स पढ़ता था। हेग नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है हेग कहाँ होता है, नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स में क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। वहाँ पे बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स का होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बस यही 2 चीज़ें पड़ी। अब ये सारी चीज़ें हमेशा वियना कन्वेंशन में आती है, दुनिया की कोई चीज़ जो कहीं नहीं आ रही उसके लिए वियना ही कन्वेंशन बना है। तो ये अगर मुझे लॉजिकल भी सोचना हो तो मैं ये एग्जाम में काट दूंगा और फिर इसको मार दूंगा। वैसे भी यूपीएससी का जो बायस है वो किस तरफ है? पिछले ही क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया 5-6 क्वेश्चन किसकी तरफ है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। परेशान रहता है कि उसको कहीं क्लाइमेट चेंज घुसाना ही है जैसे न तैसे। तो हमेशा यूपीएससी के एग्जामिनर के बायस को भी तो समझना है, उसका बायस किस तरफ रहता है? क्लाइमेट चेंज। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज ही सही होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ये होती है एल्गोरिदम। पिछले पेपर में देखा था, है ना, कहीं भी इकोसिस्टम की बात आ जाए, खासतौर से मरीन इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, ग्लोबल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज, तो वो वही सही होने वाला है। तो बस वही एल्गोरिदम हमने पकड़ लिया, उसी के बेसिस पे सॉल्व कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड। ऐसा तो कुछ नहीं भाई, चुन के आओगे तभी तो होगा। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल कैन बी रिमूव, ऐसा तो नहीं होता है। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर द कंप्लीशन, ऐसा तो नहीं होता है। गवर्नमेंट अगर चूज की पार्लियामेंट ने तो रिमूव नहीं हो सकती भाई, अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी तो हटा देंगे। तो फिर यही हुआ कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। वैसे कुछ डिसाइसिव नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। हाँ भाई, पार्लियामेंट जो है नो, वो होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके रिमूव कर सकता है, तो उस हिसाब से यही हो जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये कुछ बहुत अच्छा एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं बनाया, कुछ तो यूपीएससी ने इसमें फर्ज किया है, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस एलिमिनेशन करने के बाद ये मोस्ट लॉजिकल लग रहा है कि गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही पार्लियामेंट के। आपको पता है कि वो बजट सेशन, पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर हो जाती है। ठीक है, इतनी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, और रिमूव कैसे करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो अच्छा स्टेटमेंट नहीं बनाया, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस यही सही लग रहा है। ठीक है, लेट्स गो विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेलफेयर। अब भाई ये तो इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस साल आने से पहले इतनी बार ये चीज पीवाईक्यू में आ गई कि पता ही है डीपीएस पे। अब एकदम से आप एग्जाम कंडीशन में सोचोगे तो आप सोचोगे यार प्रेम्बल में भी तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो ये करें कि ये करें। ठीक है, लेकिन यही होता है जब आप पता है कि ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, पिछले ही साल के पेपर में ये बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कि आगे पढ़ने की भी जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है, काट दो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिफाइन नहीं होती, फिर भी पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया? नहीं, किसने डिफाइन किया? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं होती है। जुडिशियल रिव्यू टू बी सेफ गार्डेड सिटीजन लिबर्टी प्रिजर्व द, ये सब बातें हैं।
लेकिन जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा ही नहीं। जुडिशियल रिव्यू शब्द पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है ही नहीं, ये बात समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं होती भाई, जब भी दिखो काट दो। अनटिल अनलेस आप 200% से ज्यादा श्योर हो, नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिखे काट दो, काम खत्म, नीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधी, ये तो भाई स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे दोनों, कहीं दिया होगा फाइनल, हाँ ये देखो स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक, मार्क्स तो को तो भरोसा ही नहीं था गवर्नमेंट पे, तो वो तो यही कहता था कि बुर्जुआ जो है, वर्किंग क्लास जो है, यूनाइट हो जाओ और बस विद्रोह कर दो पूरे सरकार के खिलाफ दुनिया में, तो वो तो यही कहता है मार्क्स। गांधी को भी स्टेट पे भरोसा नहीं था, स्टेट को एक ईवल की तरह देखते थे। स्टेट मतलब सरकार, सरकार बनी है तो वो तो कहते थे ना कि विलेज रिपब्लिक्स हो, सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट हो, खुद ही अपने आप में सब व्यवस्था हो जाए समाज की। ठीक है, तो इस मामले में दोनों एक जैसे, इसीलिए गांधी को एनार्किस्ट कहते थे। आपको लगा होगा कि गांधी के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज क्यों हो रही है, वो एनार्किस्ट इसीलिए कहते थे क्योंकि गांधी भी एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं। अब ये सी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आती, तो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट में कुछ नहीं किया जा सकता, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है भाई, सरकार की जो नीतियां उनको जमीन पे लागू करो, ग्राउंड वर्क, ग्राउंड उस पर। ठीक है, क्या है, एजेंसी फॉर वाइडनिंग द, भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये सब इसका काम थोड़ी ना, वो तो इनका काम नहीं है ये सब। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ, अरे यार ये सब इसका काम थोड़ी ना है ब्यूरोक्रेसी। एजेंसी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यही तो काम है। ऊपर से पॉलिटिकल क्लास ने जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, जनधन योजना फला फला ढिमका, तो उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे, बस यही काम है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भाई ये तो एज इट इज लक्ष्मीकांत से उठ के आया, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से निकल के आया और ये एज इट इज लक्ष्मीकांत ने दिया, तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको पढ़ने कितने, दो सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट, एंड यू आर डन, हो जाना है प्रीलिम्स, इससे ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आज के परिवेश में अगर आपको अच्छा क्लियर करना है प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। जब से इंडियन रेलवेज इंक्लूड हुआ है तब से ज्योग्राफी का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेंस में बहुत अच्छे आते हैं, 100 नंबर मिनिमम, तो इसलिए ज्योग्राफी भी अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड, अब देखो भाई इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, गोल्ड ट्रांच और एसडीआर, हमें पता है कहाँ पे ये दोनों चीजें होती हैं, गोल्ड ट्रांच, सॉरी, ये गोल्ड ट्रांच और एसडीआर कहाँ दिए हैं ये सब चीजें, आईएमएफ में कहीं तो दिया होगा, आईएमएफ, हाँ बस हो गया भाई, सीधी सिंपल क्वेश्चन यार, 5 सेकंड में सॉल्व होते हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4, मतलब डीपीएसपी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, दे शैल बी इनफोर्सेबल, दे शैल नॉट बी, आप समझ गए, या तो 1 सही या 2 सही, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, ये एल्गोरिदम है। भले ही हमें पता हो ये इतना ट्रिवियल है कि ये तो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, चाहे डीपीएसपी हो चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन हमें ये देखना है हमारा एल्गोरिदम बार बार वर्क करेगा कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट तो या तो 1 सही 2 सही, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अब हमें पता है, नॉलेज है कि यही सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रिंसिपल लेज डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस, देख रहे हो, देख रहे हो, इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉस। जब उसको स्टेटमेंट सही बनाना होता है तो वो ऐसी भाषाएं इस्तेमाल करता है कि बस रिफ्लेक्ट कर जाए, झलक दिख जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, कुछ डिसाइसिव नहीं, बस जेनेरिक बातें करेगा, जेनेरिक, रिफ्लेक्ट कर जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, तो भाई इन्फ्लुएंस तो होगा ही आदमी। अगर फार्मर भी, किसान भी वहां पे धरने पे बैठ जाते हैं तो सरकार इन्फ्लुएंस हो जाती है कि नहीं उससे, बात समझ रहे हो, कुछ भी हिंदुस्तान में हो जाए तो इन्फ्लुएंस। अभी यूएस में कोई रिपोर्ट आ गई तो उससे हमारा स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं कि कोई चीज इन्फ्लुएंस हो जाए या रिफ्लेक्ट करने लगे। ठीक है, अब देखते हैं, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पहला तो गलत था और दूसरा सही था कि ये एनफोर्सेबल तो नहीं होते हैं, और फिर तीसरा, अब ये लर्निंग हमने समझ ली कि ये होते हैं जेनरिक स्टेटमेंट, और यही हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है, लर्न करना है, ये एल्गोरिदम अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इस तरीके के शब्द किस लिए बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट को सही बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी। आप समझ रहे हो,
कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रहा है कि इससे ये हो ही जाता है, कि ये बिलोंग करता है, ये वहीं से डिराइव है, बस उसको इन्फ्लुएंस कर दे। तो इन्फ्लुएंस तो दुनिया की हर चीज से होती ही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, UNFCCC में भारत जाता है, इन्फ्लुएंस तो होता है ना, तभी तो इतना ज़्यादा वो सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, उस पे हो रहा है ना। कहीं भी किसी चीज़ में दुनिया में कोई घटना घटती तो उससे क्या भारत इन्फ्लुएंस नहीं होता? यूक्रेन वॉर हो रही तो उससे क्या है, भारत इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है? आप इम्यून नहीं हो सकते हो ना किसी भी चीज़ से। कम हो गए, ज़्यादा हो गए, इन्फ्लुएंस तो हो गए ना, भले ही 1% हो, ठीक। भले ही भारत की नीति अच्छी, हमने रशिया से सस्ता तेल खरीद लिया, लेकिन इन्फ्लुएंस तो आया ना। बार बार डिप्लोमेटिक प्रेशर तो आता है ना भाई, US और उसके एलाइज से, समझ रहे हो? इन्फ्लुएंस वर्ड है, या रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो वैसा होता है, होना ही है सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब बस आगे जाने की जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन गलत। मैंने, अच्छा ये भी देखो, ये एल्गोरिदम है, ये मैंने समझाया था। यूपीएससी हमेशा क्या करेगी, दो स्टेटमेंट बनाएगी, बोलेगी ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ एक्ट में। तो ये उसके बताने का तरीका होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ गलत है, लेकिन वो चीज़ सही कहाँ दी होगी, किसी एक्ट में। क्योंकि कोई भी चीज़ डिफाइंड कहाँ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, उसके एक्ट में। अंदर मुझे पढ़ना नहीं, मुझे पता चल गया है कि बी होने वाला है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं दोनों, लेकिन ये एल्गोरिदम समझना है। तो ये होती है एनालिसिस पार्ट, कि जब आप एक हद से ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसी तरीके से काम करता है यूपीएससी, ठीक है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। भाई ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत होने वाली है। कोई आदमी जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, क्या उसको मिनिस्टर बना सकते हैं? अगर वोट देने के लिए कोई 18 साल का आदमी वो भी एलिजिबल है, तो क्या उसको मिनिस्टर बना दोगे? मिनिस्टर बनने के लिए तो उसको MP बनना पड़ेगा या MLA बनना पड़ेगा। MP MLA बनने के लिए तो 25 साल उम्र चाहिए। तो ये कैसी बात हो गई? वोट देने के लिए तो 18 ही साल उम्र चाहिए, MP MLA के लिए तो 25 साल होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत। यहाँ पढ़ो, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। भाई ये तो गलत लग रहा है। क्या है? ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू imprisonment फॉर 5 years इज परमर फ्रॉम कंटेस्टिंग। तो ये ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही बात नहीं कर रहा है। ये लॉजिक कब चलता है ये एल्गोरिदम, जब सेम बात ऊपर के स्टेटमेंट में लिखी हो, सेम बात नीचे के स्टेटमेंट लिखी हो, लेकिन ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में, नीचे किसी एक्ट में। यहाँ कह रहा है अगर किसी को 5 साल की जेल हो गई तो फिर वो अब दोबारा जीवन में कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये ऐसा था कि अगर कोई 2 साल या उससे ऊपर तक कन्विक्टेड है तो फिर उसको 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ठीक है। 2 साल या उससे ज़्यादा का अगर उसको जेल हो गई है तो उसको अगले 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत होना ही था। क्यों गलत होना था? क्योंकि यहाँ बोल दिया 5 years। 5 years क्या है? डेटा, डिसाइसिव डेटा है, कुछ भी उसमें एटलीस्ट या वैसा जैसा नहीं है। तो ऐसा डेटा तो हमेशा यूपीएससी क्या बनाता है? गलत। तो क्योंकि यहाँ डेटा था तो मैं अंदर जाके नहीं देखा, तो मुझे पता चल गया अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होने वाले? गलत, ठीक। वो वाली जो बात मैं कह रहा था वो कब लागू होगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो भी यहाँ सेम बात कहे और एक्ट में जो लिखा है वो भी सेम बात कहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात गलत होगी, एक्ट वाली बात सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समवन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच। भाई ये तो बात सही है। पहले तो कोई दूसरा ही पार्लियामेंट हाउस था, अब नया पार्लियामेंट हो गया तो वहीं पे अब प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो ये तो आप उसी से समझ सकते हो कि हमेशा ये तो भाई सही होने वाला है। जब चाहे प्रेसिडेंट बुला तो सकते हैं। एकदम से आपको याद होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब हुआ था तो कोई शेड्यूल नहीं था वो पार्लियामेंट के सेशन का, लेकिन भाई वो बिल पास करना था तो प्रेसिडेंट ने बुलाया, आओ सब लोग बैठो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करो। वहां से भी समझ सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही होने वाला है। तो यानी वन तो सही होने वाला है, वन सही होने वाला है, तो ये काट दो और ये भी काट दो। अब ये दोनों काट दिए तो देखो यहीं से दिख रहा है कि 1 और 3 ऑप्शन बचा, तो सेकंड गलत होने वाला है। और नहीं भी पता तो देखो क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी होगी तो वो वैसे भी क्या होती है? सेकंड गलत। तो देखो हमारा एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, नहीं भी पता था तो भी हो गया, ठीक। आगे पढ़ो। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये तो चीज एज इट इज लक्ष्मीकांत से उठ के आई है, स्टैटिक। और वैसे भी यही सब तो हो रहा था, इसीलिए कोरोना में मीटिंग नहीं हो रही थी। आपको याद होगा कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि सेशंस जो हैं वो कम से कम 2 अटेंड कर लो। जो 3 सेशंस होते हैं उसमें 2 होल्ड कर दो। उसमें कितनी मीटिंग करनी है ऐसा कोई मतलब वो नहीं है बाउंडेशन, ठीक है। स्टैटिक नॉलेज से बन जाएगा पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और इनमें मैंने क्या बताया था कि जब भी हिस्ट्री का ऐसा 3 मैचिंग वाला आएगा तो देखो ऑल तो नहीं होता है, और जनरली मैंने क्या बोला था कि अगर ऑड ऑप्शन 50% से ऊपर है ये, तो ऑड ऑप्शंस के साथ जाओ, तो उस हिसाब से हम 3 मार देंगे, और अगर हम 3 मारेंगे तो एग्जाम कंडीशन में ये क्वेश्चन गलत बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन रहा था, अगर जितना मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, ये सही होना, ये सही होना, ये गलत होना, तो इसका ऑप्शन आया होगा बी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी सही किया जा सकता है, इस क्वेश्चन के हिस्ट्री के, चाहे मिडीवल हो चाहे एंशियंट, उनके इस टाइप के स्पेसिफिक हिस्ट्री के मैचिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने डिकोड किया था, लेकिन जैसा मैंने 2024 के प्रीलिम्स में बताया था, वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता। उसको लास्ट का जो एक महीने बचेगा प्रीलिम्स से पहले, उसमें मैं ज़रूर एक सीरीज़ ला के, जो भी सीरीज़ का नाम होगा, बना के वो आपको विद इन फर्स्ट वीक ही बता दूंगा, ताकि आपको 3 वीक्स लग जाए उसको इंटरनलाइज करने में, अच्छे से अपनी मेमोरी में उसको उतारने में, क्योंकि तब तक प्रीलिम्स का पेपर सेट हो चुका होगा। तो आप क्वेश्चन वैसे आप वो नहीं भी पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन करोगे तभी प्रीलिम्स होगा। एक नॉर्मल एस्पिरेंट, जब तक मुझे भी वो सब ट्रिक्स खुद से नहीं पता चल गई, कहीं है तो है नहीं यूट्यूब पे, तो भी तो प्रीलिम्स निकल रहा है ना बच्चों का। तो एनीवे आप इस टाइप के क्वेश्चन को अभी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है तो भाई वही मानो कि 50% से ऊपर अगर स्टेटमेंट है तो उसको रिस्क लो और मार दो। डी तो नहीं हो सकता था ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर सी मार देता मैं। अब जब तक मुझे भी नहीं पता था तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, मैं सी मार दूंगा। और एक आध क्वेश्चन तो यार गलत हो गई, एक आध क्या, 10 भी गलत कर दो तो सिलेक्शन थोड़ी ना रुकना है, 100 ही तो लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये होता है PYQ की पावर। अब ये पूछा है रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पढ़ो। DT, अरे सॉरी सॉरी, इधर आओ। टीटीफिकेशन ऑफ बुद्धा कहाँ दिया है, महायान बुद्धिज्म। कुछ याद आ रहा है? 2019 के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर की लाइन एज इट इज उठ के आई है। वहां पे बात हुई थी कि अगर कोई चीज डीटी है तो फिर उसकी मूर्ति पूजा होगी, याद आ रहा होगा। कहाँ पे था ये, महायान बुद्धिज्म में एज इट इज उठ के आ रहा है। अब आपको नहीं भी याद हो, मुझे तो याद ही हो गया, 2019 का पेपर कराया था तो ये स्टेटमेंट वहीं से देख रहे हो, जस्ट 1 साल बाद क्वेश्चन का स्टेटमेंट डायरेक्टली वहीं से लिफ्ट होके आता है। ये होती है PYQ की पावर। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले 5 साल के पेपर लगा लो, वो अच्छे से एनालिसिस कर लो, जब वो हो जाए तब NDA CDS 2 साल, तब भी समय बचे तब जाओ करंट अरेंट की तरफ, यहीं से हो जाता है भाई। तो तीसरा सही होने वाला है तो ये काट दो। हिस्ट्री के ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तीनों सही होते नहीं, ये भी काट दो, काम खत्म। अब क्या बचा 3 या 2 एंड 3, तो ये भी मुझे पता चल गया कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं होने वाला है, तो इसको भी काट दो, काम खत्म। ये देखो एनालिसिस की पावर होती है, कुछ नहीं पता है, ये प्रीवियस ईयर से उठ के आया तो भी हम 50-50 में तो आ ही चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अब आपको याद हो रहा होगा मैंने हिस्ट्री में एक चीज आपको क्या सिखाई थी, जो स्टेटमेंट जितना ज्यादा स्पेसिफिक वो इतना गलत, जो जितना ज्यादा जेनेरिक वो उतना सही। क्या कह रहा है, स्थावीरवादीन जो भी है बिलोंग करता है महायान बुद्धिज्म को, तो ये तो सीधे सीधे बोल दिया कि ये इसी की तरफ डायरेक्शन है, यहीं से को बिलोंग करेगा, कोई इफ एंड बट नहीं। तो ये एक फैक्ट है, फैक्ट गलत हो सकता है। यहाँ क्या कह रहा है, लोकोत्रिवादीन वॉज एन ऑफ शूट ऑफ, लैंग्वेज देख रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो, ऑफ शूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जब उसको गलत बनाना है बोल देगा बिल्कुल यहीं से आया है, कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं। जब उसको सही बनाना है तो वो कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, देख रहे हो, रिफ्लेक्ट कर जाता है बस, या फिर इन्फ्लुएंस कर देता है, या फिर ऑफ शूट है, कोई डिसाइसिव भाषा नहीं इस्तेमाल करेगा। जैसे यहाँ बोल दिया ना कि बिलोंग ही करता है, यहाँ पे एक डेफिनेटनेस जो होती है वो गायब हो जाएगी, एक डिसाइसिवनेस गायब हो जाएगी, एक जेनेरिक सी बात आ जाएगी, जेनेरिक सी बात। ऑफ शूट है मतलब हो सकता है कि, बात समझ रहे हो, कि उसी से इन्फ्लुएंस है या उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसको बिलोंग नहीं कर रहा है। ये वही गोलमोल बात है जो वहां कह रहा था कि रिफ्लेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस हुआ है या उसी से इन्फ्लुएंस हुआ है, उसको रिफ्लेक्ट करता है वाली बात हो गई। बात समझ रहे हो, देख रहे हो, एल्गोरिदम समझ में आ रहा है। इसी पेपर में अभी आज ही की वीडियो में ये तीसरी बार ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये होती है एनालिसिस की पावर। तो यही सही होने वाला है, यही गलत होने वाला। ऑप्शन क्या हो गया, बी एंड 3। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये चीज़ लागू होती है, 2022-2020 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और अब तक तो 3 क्वेश्चन में आज ही के आज मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। इन्फ्लुएंस, रिफ्लेक्ट, ऑफ शूट, देख रहे हो, डिसाइसिवनेस गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी वही यूपीएससी का क्लासिक क्वेश्चन, वही
विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत पे क्या होगा। अब आप समझ सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, यूरोप में, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा आप समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इम्पैक्ट ऑन इंडिया मतलब यूपीएससी को कॉलोनियल पावर से क्या है नफरत, उनको वो क्या करेगी, गाली देगी, उनको क्या दिखाएगी बैड लाइट में, जहां उनको बैड लाइट में दिखाए वो सही, जहां उनको सही लाइट में दिखाए वो गलत। सिंपल लॉजिक, नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व। बस यही चीज याद रखो जो मैंने अभी बताया, जहां उनको भर भर के गाली दी जाए वो वही सही है। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद रखना, यूपीएससी हेट्स देम। पहला इंडियन हैंडीक्राफ्ट उन्होंने रूइन कर दी, बस आंसर मिल गया, यही सही है कि इन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया। आगे देखो, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल लार्ज नंबर, भाई ये तो अच्छा काम है ना। यूपीएससी को इन लोगों से क्या है नफरत, जानी दुश्मन, गलत। रेलवे लाइंस तो ये तो अच्छी बात है, काट दो, यूपीएससी को क्यों इनसे नफरत, भले ही ये सब हुआ हो। अब एक देखो, यही होता है भाई, मैं भी रहा हूँ, मेरे शुरू में प्रीलिम्स क्यों नहीं निकले, मुझे ये सब बताने और समझाने वाला कोई नहीं था। अब मैं जब ये क्वेश्चन शुरू में पढ़ता था और प्रीवियस क्यू पीवाई क्यू करता तो मुझे दिखता था यार ये भी तो सही है, ये भी तो दिया है पेपर में, ये भी तो दिया है बुक में, ये क्यों नहीं सही है। क्योंकि यही नहीं समझ में आता था कि ये यूपीएससी की मंशा ये है पूछने की, बात समझे। यूपीएससी की मंशा ये है कि गाली देना है मैंने, क्यों, ये कॉलोनियल पावर है, तो बस जहाँ गाली दे रहे हो सही, जहाँ जहाँ इनकी अच्छी बात है वो गलत। नेक्स्ट पढ़ो, हैवी ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये तो स्टेटमेंट ही खैर गलत है, तो ये तो काट ही सकते हो, ये तो होगा नहीं। और वैसे भी ये तो भारत के लिए अच्छी बात है ना, कि अगर उनके जो इम्पोर्ट हैं ब्रिटिशर्स के उस पर हैवी ड्यूटी लगे, ये तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी तो इन्हें गाली देनी है, यूपीएससी को इन्हें क्रिमिनल बनाना है, विलन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट। अब 24th वाला जो क्वेश्चन है इस पे बाद में आते हैं, पहले 25th कर लेते हैं। 25th देखो भाई, एकदम से ऐसा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी, और ये पता चल गया पोस्ट हर्षा पीरियड, यानी अब एंशंट या मेडिवल हिस्ट्री का भी एक ट्रेंड है अपना, इससे एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आता है और उसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, हर बार आपको देखोगे ये फिट हो जाएगा। यूपीएससी क्योंकि आपके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज़ों का काम होता है, एक तो रेवेन्यू, दूसरा लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक, इन्हीं चीज़ों से मतलब हमें, तो जब भी ऐसा कोई मतलब ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है हर साल, तो उसमें जब आप चार ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें ढूंढनी है, कहाँ कोई चीज़ रेवेन्यू या इकोनॉमी की तरफ हिंट कर रही है, या फिर दूसरा लैंड की तरफ। क्या बोला मैंने, बस इतना ही करना है आपको, छोड़ना नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। दो चीज़ों की तरफ यूपीएससी का ध्यान जाएगा, क्योंकि आईएएस को उसी से मतलब, या तो लैंड या फिर रेवेन्यू, पैसे से। जिस स्टेटमेंट में ये दो में से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होगी बस वही सही होगा। पहला पढ़ो, एडवाइजरी इशू बाय किंग, गलत। डायरी मेंटेन, गलत। ऑर्डर फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड, गलत। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बात समझ गए। जैसे आपने अपनी जमीन गिरवी रखी उसके बदले में लोन मिला, या गोल्ड रखा उसके बदले में लोन मिला, तो वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, रेवेन्यू, बस यही सही होने वाला है, बात समझ गए। या तो लैंड की बात होगी या रेवेन्यू की बात होगी, वही सही होने वाला है। इस टाइप के कुछ भी जो वर्ड्स उठा के देता है ना वो मिडीवल या एंशियंट इंडिया से, तो बस यही उसका लॉजिक है, ध्यान रखना अभी आगे तक यही एल्गोरिदम है। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब भाई ये भी लोग हाथ खड़े कर देते हैं यूट्यूब में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझ लेना इसके एल्गोरिदम को एक बार। ये इवेंट्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और क्रोनोलॉजी में सजाना है। अब ध्यान से देखो भाई, हमको इतना पता है सेकंड और थर्ड में बस, कि पहले पल्लव आए, यहीं से तो शुरू हुआ था। क्योंकि जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब ये नीचे की, ऊपर तो नॉर्थ में, देखो नाम ही नहीं याद आ रहा, नॉर्थ में जो टेम्पल होता है, हाँ द्राविड, जो द्राविड सिस्टम होता है हमारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, तो वो शुरू कहाँ से होता है, पल्लव से। ठीक, और उसमें बाद बाद में चोल एम्पायर आता है, और वैसे भी हमें याद था कि चोल एम्पायर कुछ 9th या 10th सेंचुरी में आया था और पल्लव आया था 7th सेंचुरी में, इतना तो पता है। तो अगर कुछ भी किसी को नहीं पता, ये सब तो बहुत छोटे छोटे राज होते हैं ना, प्रतिहार, पाल, तो ये किसी को नहीं याद रहते हैं, तो यूपीएससी की मंशा भी नहीं कि आपको याद हो। आप देखो सिर्फ आपको अगर 2 और 3 पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये पता है कि पहले पल्लव आएंगे, ये पता है कि चोल बाद में आएंगे। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या बना है कि पहले पल्लव आए और लास्ट में चोल आए। यहाँ क्या है, पहले चोल आए बाद में पल्लव आए, तो जहाँ पे ये है वो काट दो 3, जहाँ पे ये बचा बस वही ऑप्शन बचा कि पहले पल्लव से शुरुआत हुई और खत्म कहाँ पे हुई, चोल पे। तो इतना मैटर सॉल्व हो गया, बात समझ रहे हो।
तो ये तो बात हो गया, इतना हमें स्टैटिक से पता भी है कि पहले पल्लव आएंगे बाद में चोल आएंगे। कहाँ हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है। आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ा है? क्योंकि मेंस का पार्ट है, इसीलिए मेंस की पढ़ाई जरूरी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेंस की पढ़ाई ही आपके प्रीलिम्स निकलवा देती है। परेशानी मत हो फैक्ट्स रटने के लिए, इतना उतना घुस घुस के नहीं पढ़ना होता है, मेंस के हिसाब से पढ़ो बस। तो ये हमें पता चल गया, पहले पल्लव बाद में चोल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई डायनेस्टी फाउंड हुई। पाल डायनेस्टी किसने फाउंड की? इसने। तो ये तो शुरू का राजा रहा होगा भाई। अगर इसने कोई डायनेस्टी फाउंड की तो ये पहला ही राजा रहा होगा। यहाँ क्या कह रहा है? राइज हो रहा है प्रतिहार का। यहाँ क्या हो रहा है? राइज। अब किसके अंडर हो रहा है उससे मतलब नहीं। अब एक बात बताओ, आज मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है, मैंने फाउंड किया, तो एकदम से उसका राइज हो जाएगा? ये जो अंबानी इतने अमीर हुए, तो धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस शुरू किया तो वो एकदम से इतना टॉप पे था जितना अब मुकेश अंबानी ले गए? नहीं। तो जो कोई किसी एम्पायर को फाउंड करता है और फिर कोई किसी एम्पायर का राइज कर रहा है, तो पहले क्या होना चाहिए लॉजिकली? राइज होने में समय लगता है किसी एम्पायर का, लेकिन फाउंडेशन पहले। बात समझ रहे हो? वैसे हमें टाइम लाइन नहीं पता, हम ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ये दोनों सेम टाइम पे हुए, लेकिन यूपीएससी एनालिटिकल पावर देखती है। ये स्टेट पीसीएस नहीं है कि आपसे रटने के लिए बिल्कुल परेशान है कि आपको रटा हुआ है कि नहीं। एनालिस्टिक, अगर एनालिटिकली सोचो तो यहाँ पे तो बस ये पूछ रहा है कि ये फाउंड हुई, स्थापित हुई। यहाँ क्या कह रहा है? राइज। अब किसी चीज का राइज होने में समय लगता है। बात समझ रहे हो? किसी चीज का राइज होने में इट टेक्स टाइम। तो राइज होने वाला टेक्स टाइम, तो राइज होने वाली चीज बाद में आनी चाहिए, और कोई चीज जो फाउंड हुई है वो पहले आनी चाहिए। ये तो नॉर्मल और लॉजिकल चीज है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो किसी चीज को फाउंड होने में ज्यादा आसानी है पहले, और उसके राइज होने में ज्यादा देर लगती है, बाद में आनी चाहिए। तो उस हिसाब से पहले 4 और बाद में 3 आना चाहिए। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। तो अगर पहले 4 और बाद में 3 आना चाहिए, पहले 4 बाद में 3, क्योंकि राइज बाद में होगा, तो पहले 4 और बाद में 1, एक मिनट, 1 सॉरी, पहले 4 और बाद में 1 आना चाहिए। तो पहले 4 बाद में 1 कहाँ आ रहा है? सी में। हो गया? बात समझ में आ गई? हमें सिर्फ 2 और 3 पता था, उसके बेसिस पे हमने आंसर बना दिया। तो नहीं छोड़ना होता भाई हिस्ट्री के, एक बार घुस के उसकी एनालिसिस कर लो, समझ लो, इजी इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है? तो आज हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है 2020 प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चंस तक। तो नेक्स्ट पार्ट में 50th क्वेश्चन तक हम जाएंगे। ठीक है? आई होप इस सीरीज से आपको कुछ हेल्प हो रही है, और डेफिनेटली मैं कन्विक्शन से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से बार बार रिपीट मोड में समझ लेना। फिर भी कुछ ना आए तो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं फिर से उसको डिस्कस कर दूंगा। श्योर शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, इतना आप करके जाओगे आपके 100+ मार्क्स आ जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।